नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 19 जून 2023 के करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की डेट के 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स के आर्टिकल और लगभग 10 इंपॉर्टेंट न्यूज में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बहुत कुछ है आज के एडिटोरियल एनालिसिस में, लेकिन एडिटोरियल एनालिसिस को शुरू करने से पहले टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप में इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है। साथ साथ मेरी वेबसाइट हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में, चाहे आप वेबसाइट के थ्रू चले जाएं www.harshitdvedi.com, चाहे मेरी आप ऐप में चले जाएं, वहां पे भी आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं, करंट अफेयर्स एनालिसिस। सबसे पहली न्यूज, इंडियन ड्रग्स अंडर लेंस इन श्रीलंका ओवर एडवर्स इवेंट्स। गांबिया में दोस्तों क्या हुआ ये आप सबको पता है। अब श्रीलंका के अंदर इंडिया एक बहुत बड़ा सप्लायर है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। जो इंडियन ड्रग्स हैं, इंपोर्टेंट इंडियन ड्रग्स, ये बड़ी क्वांटिटी में श्रीलंका में कंज्यूम किए जाते हैं और श्रीलंका वालों को ये सस्ते या फ्री में भी मिलते हैं। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने श्रीलंका को प्रोवाइड कर रखी है $4 बिलियन की असिस्टेंस, लाइन ऑफ क्रेडिट, और इस लाइन ऑफ क्रेडिट के चलते ओवरऑल इंडियन ड्रग्स को श्रीलंका वाले इंपोर्ट करते हैं। अब इन इंडियन ड्रग्स के रिस्पेक्ट में हुआ यह है कि कुछ अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स है, मतलब इंडिया के कुछ सप्लायर्स जो कि श्रीलंका की हेल्थ मिनिस्ट्री के पास रजिस्टर्ड नहीं है, उनसे यहां पे कुछ ड्रग्स प्रोक्योर की गई थी और उसमें से एक ड्रग के चलते कुछ फैटलिटीज हुई हैं। यहां पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्राइडे को लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि एक पेशेंट की मृत्यु हो गई जो कि ट्रीटमेंट ले रहा था पैरादनिया टीचिंग हॉस्पिटल कांडी डिस्ट्रिक्ट में। क्यों? क्योंकि इसको एक इंडियन मैन्युफैक्चर्ड एनेस्थेटिक ड्रग ब्यूपी वैक्सीन दी गई, ब्यूपी वैकेन। तो ब्यूपी वैकेन नाम की एक एनेस्थेटिक दी गई जिसके चलते इसकी मृत्यु हो गई, ऐसा बोला जा रहा है। अभी के लिए इन्वेस्टिगेशन बाकी है। और अगर आप देखो तो लगभग 2 महीने पहले एक ऐसी न्यूज निकल के आई थी, एक प्रेग्नेंट वुमन की मृत्यु हो गई थी हॉस्टल में क्योंकि इसको इंडियन एनेस्थेटिक ड्रग दी गई थी। तो ऑब्वियस ही बात है, जब इस प्रकार की कुछ मृत्युज होती हैं तो हॉस्पिटल्स, स्टाफ और डॉक्टर वगैरह उस पर्टिकुलर ड्रग दवाई के ऊपर इल्जाम डालते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि भाई ये मौत हुई किसकी वजह से। अब इस रिस्पेक्ट में हमें ध्यान देना पड़ेगा एक इंसिडेंट पे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल श्रीलंका, इसने एक फंडामेंटल रिट पिटीशन डाली थी श्रीलंकन सुप्रीम कोर्ट में, और इस रिट पिटीशन ने इसने चैलेंज किया था श्रीलंका की कैबिनेट और हेल्थ अथॉरिटी के डिसीजंस को कि ये प्रोक्योर करे ड्रग्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। जी हाँ, श्रीलंका की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो कुछ ऐसे भी सप्लायर से ड्रग प्रोक्योर करती है जो कि वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। वो अलग बात है कि इंडिया में ये रजिस्टर्ड है। ये कौन से ड्रग सप्लायर की बात कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं। यहां पे गुजरात बेस्ड सेवराइट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड की बात हो रही है और चेन्नई बेस्ड कॉसिक थेरेपेटिक्स की बात हो रही है। तो इस पर्टिकुलर पिटीशन में इन 2 कंपनीज को रिस्पोंडेंट बनाया गया है। तो ये 2 कंपनीज मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका की हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो यह बोला जा रहा है कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर से यहां पे ड्रग्स प्रोक्योर कर रही श्रीलंका की सरकार। इसके चलते यहां पे जो पब्लिक हेल्थ है वो इंडेंजर हो रही है। ठीक है, तो भैया यहां पे इस अप्रैल में जब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पिटीशन पहुंची श्रीलंका की हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या बोला, श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि भाई इन पर्टिकुलर कंपनी से आप इंपोर्ट मत करो ड्रग्स। ठीक है ना। साथ साथ ये बोला गया कि भाई एक प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट की जाए कि भाई एक्चुअल वजह क्या थी इन मौतों की। ठीक है। एक और न्यूज निकल के आई थी मई 2023 में, जनरल हॉस्पिटल है नोवारा एलिया श्रीलंका की सेंट्रल प्रोविंस में। वहां पे हुआ ये कि 10 पेशेंट्स में विजुअल इंपेयरमेंट की कुछ कंप्लेंट्स निकल के आई। हुआ क्या था कि जो आई मेडिकेशन दी गई थी इनको आई सर्जरी के बाद, उसमें ऐसा बताया जा रहा था जर्म्स था, तो कहीं ना कहीं जो आई साइट थी इन पेशेंट्स की वो अफेक्ट हुई। तो उसके चलते ओवरऑल इंडियन मेड ये जो आई ड्रग थी इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया। तो गांबिया उज्बेकिस्तान में कफ सिरप के चलते जो डेथ्स हुई थी वहां पे भी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फार्मास्यूटिकल के ऊपर उंगली उठाई गई और श्रीलंका में भी अब ऐसा हो रहा है। श्रीलंका तो बहुत हद तक इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं बताता हूं क्यों। जितने भी फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट श्रीलंका के अंदर आते हैं 50% से ज्यादा इंडिया से आते हैं। लगभग $400 मिलियन के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स श्रीलंका ने 2022 में इंडिया से खरीदे थे। और अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक मेल्टडाउन चल रहा है श्रीलंका में, तो इंडिया की सस्ती दवाइयां उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ की हेल्थ जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि भाई पब्लिक हेल्थ को इंपॉर्टेंस दी जाए, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाएगी। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ केहलिया रामबुकवेला क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई जितनी भी दवाइयां मार्केट में हैं उनके ऊपर टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जिन दवाइयों की वजह से यहाँ पे इंसिडेंट्स हुए उनके भी टेस्ट कराए जा रहे हैं, और इन टेस्ट के बेसिस पे आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि एक्चुअल कॉज क्या था इन डेथ का। देखिए क्या होता है कि कभी कभी एक पर्टिकुलर बैच की दवाइयां गलत हो सकती हैं, इसमें क्वालिटी फेलियर हो सकता है, या फिर कभी कभी स्टोरेज में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मतलब दवाई इंडिया से आई लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं किया गया, वो हीट ह्यूमिडिटी को एक्सपोज हो गई और कंटेमिनेट हो गई। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये ड्रग्स के साथ क्या हुआ, इस चीज को लेके यहाँ पे इंक्वायरी हो रही है। यहाँ पे विनिया अरियातने करके एक प्रेसिडेंट है श्रीलंका मेडिकल एसोसिएशन के, उन्होंने बताया कि ये जो पर्टिकुलर 2 केसेस हुए हैं ना, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ध्यान लेके जाते हैं, टू फोल्ड क्राइसिस के ऊपर ध्यान लेके जाते हैं। क्या है टू फोल्ड क्राइसिस? एक तो श्रीलंका के मार्केट में परसिस्टेंट शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स, दूसरा जो भी ड्रग्स अवेलेबल है श्रीलंका के मार्केट में उनकी क्वालिटी के ऊपर सवाल। तो भैया नेशनल हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन है श्रीलंका के अंदर। ओवरऑल श्रीलंका की अथॉरिटीज पूरी की पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही हैं। उनको बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इंडियन क्रेडिट लाइन के थ्रू इंडियन मेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को खरीदें, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री से तो वो वैसे भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो लेट्स सी आगे यहाँ पे क्या निकल के आता है। एक न्यूज है, ये न्यूज आपको एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से कहां काम आएगी, तो जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में ये न्यूज आपको काम आ सकती है। नेक्स्ट भाई, केजरीवाल लुक्स टू बूस्ट नाइट टाइम इकोनॉमी, एड्रेस सेफ्टी कंसर्न्स फर्स्ट, से वुमेन। अब देखिए वैसे तो ये टॉपिक सीधे सीधे पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है, पॉलिसी से रिलेटेड इन द सेंस कि मतलब अभी नाइट टाइम इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब ने 155 कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को 24/7 ऑपरेट करने की परमिशन दी। देखिए ऑब्वियस सी बात है, रात को अगर कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट चलानी है तो उसके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती हैं। भाई एक्सेस शोर नहीं होना चाहिए ताकि आसपास के लोग डिस्टर्ब ना हो, वो जो पर्टिकुलर काम है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना, नेसेसिटी के पर्सपेक्टिव में आना चाहिए। तो नाइट टाइम इकोनॉमी बहुत मैटर करती है, ठीक है। इंडिया जैसा देश जो कि डेवलपिंग है और तेजी से हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, तो रात में एंटरप्राइजेस को काम करने दो अनटिल अनलेस वो बाकी ऑपरेशंस को इफेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि नॉलेज बिजनेस पार्क्स होते हैं, जो बड़े बड़े आईटी पार्क्स होते हैं, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हुई हैं आईटी की, वो 24/7 चलती हैं। वहां पे जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, आईटी फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनकी नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, लगातार काम वहां पे चलता रहता है। तो नाइट टाइम इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर 155 कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को परमिशन दे दी। लेकिन यहां पे जो वुमेन काम करती हैं रात के समय पे, वो यहां पे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी से बोल रही हैं कि साहब आप वुमेन सेफ्टी के लिए यहां पे क्या कर रहे हो। तो वुमेन सेफ्टी की यहां पे बात आ गई, ये पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन एम्ड एट डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, आप नाइट इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 155 कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को 24/7 ऑपरेट करने की परमिशन दे रहे हो, बट इस परमिशन के साथ क्या आपने प्रॉपर पुख्ता इंतजाम किए हैं वुमेन की सेफ्टी को लेकर, ये यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो द हिंदू के रिपोर्टर्स ने यहाँ पे 1 डजन से ज्यादा वुमेन से बात की। ये वेटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, स्टोर मैनेजर है, नर्स हैं और हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट है। सारी की सारी वुमेन का ये बोलना है कि ये अपनी सेफ्टी को लेके कंसर्न है। क्योंकि क्या होता है, 12 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक दिल्ली के अंदर ना दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, ना दिल्ली मेट्रो चलती है, ना डीटीसी बसेस चलती हैं। ओके, तो भैया ये जो रात के 5 घंटे हैं 12 से 5, इसमें ऑब्वियस सी बात है कोई पब्लिक व्हीकल चलता नहीं, और सारी वुमेन इतनी हाईटेक लेवल की जॉब करती नहीं कि वो अपनी खुद की कार अफोर्ड कर सके, ठीक है ना, उनके घर वाले आके उनको पिकअप कर सके, इसके भी एवेन्यू सारी वुमेन के पास अवेलेबल है नहीं। और जिन जगहों पे वो काम करती हैं वहां पे घर छोड़ने की फैसिलिटी हो, थोड़ा व्हीकल, वो भी जरूरी नहीं है। अब बड़े बड़े आईटी एस्टेब्लिशमेंट्स में जो वुमेन काम करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, उन आईटी एस्टेब्लिशमेंट में प्रॉपर कैब की सुविधा दी जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी वुमेन हाई एंड की जॉब नहीं करती। कुछ वुमेन 10,000 की नौकरी पकड़ ली, 15,000 की नौकरी पकड़ ली, 25,000 की नौकरी पकड़ ली, वो चलता है, ठीक है। ओवरऑल इंसान कमा रहा है, इज्जत से, ये बड़ी बात है। लेकिन जो वुमेन नाइट शिफ्ट्स कर रही हैं और उनके एम्प्लॉयर की तरफ से घर ड्रॉप करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो यहां पे कैसे काम चलाएंगी। तो यहाँ पे 30 साल की प्रेरणा सिंह इनका नाम बदल रखा है। तो इन्होंने बताया कि इनके साथ हैरेसमेंट हुआ, ओवरऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे 2 लोगों ने इनको परेशान किया, फॉर्चुनेटली ये निकल गई। फिर कुछ वुमेन्स हैं, ठीक है ना, रेस्टोरेंट में काम कर रही हैं एज अ वेट्रेस। अब रेस्टोरेंट मैनेजर से बोला कि भाई मेरे को घर ड्रॉप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, घर ड्रॉप करने की फैसिलिटी मिली नहीं, तो ऑब्वियसली बात है नौकरी छोड़ दी।
यहां पे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एंड फैक्ट्रीज एक्ट की बात हो रही। इन एक्ट्स में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट रात में फीमेल एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फीमेल एम्प्लॉयज के लिए होम ड्रॉप की फैसिलिटी अवेलेबल करवाएं। लेकिन बहुत सारे केसेस में होम ड्रॉप की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराई जाती है। तो यहां पे जो दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं सुमन नलवा, इन्होंने ये बोला है कि भैया सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट किया जाता है कि जो उनकी वुमेन एम्प्लॉयज हैं उनको घर तक ड्रॉप किया जाए accompanied by a सिक्योरिटी गार्ड, अगर वो लेट नाइट तक आपके ऑफिस प्रीमाइसेस में काम कर रही हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि फैक्ट्रीज एक्ट और ओवरऑल शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट और दिल्ली की जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, इनके ओवरऑल डायरेक्शन के बावजूद भी बहुत से ऐसे कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट हैं जो यहाँ पे वुमेन को घर तक ड्रॉप की फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उनके लिए फाइनेंशियली ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हौज खास बे रेस्टोरेंट मैनेजर ने बोला कि वुमेन को एम्प्लॉयमेंट नहीं देते नाइट शिफ्ट के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो घर तक ड्रॉप नहीं करवा सकते। ओके, मतलब बहुत सारी जॉब एवेन्यूज ऐसे हैं जहां पे बहुत ज़्यादा मार्जिन है नहीं, ठीक है ना, बहुत हाई एंड जॉब है नहीं, तो वो वुमेन को घर तक ड्रॉप नहीं करवा सकते, उनके लिए फाइनेंशियल फीजिबल है नहीं। तो ऐसे केस में सरकार क्या कर रही है, ये क्वेश्चन है। लेट्स सी यहाँ पे दिल्ली की सरकार क्या जवाब देती है। केवल दिल्ली की सरकार क्यों दोस्तों, ये प्रॉब्लम ओवरऑल देश के हर स्टेट में अवेलेबल है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। मुंबई की बात करूंगा तो आगे एक्सपर्ट वार्न ऑफ अ रिवर। अच्छा, मैंने महाराष्ट्र की बात क्यों, क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, ये बड़े बड़े मेट्रोपोलिसेस हैं। तो यहाँ पे तो कम से कम हमें ऐसे एवेन्यूज बनाने ही चाहिए जहाँ पे 24/7 वुमेन काम कर सके और उनको किसी प्रकार से अपनी सेफ्टी का डर भी ना हो। फिर भाई सीवियर डेंगू आउटब्रेक इन केरला, कॉल फॉर इंप्रूव्ड क्लिनिकल सर्वेलेंस। देखिए केरला के अंदर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि क्लोज मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस जरूरी है डेंगू के केसेस का। केरला के हॉस्पिटल्स में डेंगू से रिलेटेड बहुत सारे एडमिशंस हो रहे हैं और उसमें कुछ केसेस भैया लीवर फेलियर के देखने को मिले। तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि ठीक है भाई, आपको डेंगू हुआ, लेकिन डेंगू का कौन सा पर्टिकुलर सेरोटाइप आपको इन्फेक्ट कर रहा है ये पता करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 4 प्रकार के सेरोटाइप्स एग्जिस्ट करते हैं। DENV आपने लिखा, डेनवी। ओके, DENV का फुल फॉर्म है सर्कुलेटिंग डेंगू वायरस। अब देखिए ये जो डेंगू वायरस है DENV, ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है। ओवरऑल 4 अलग अलग प्रकार के सेरोटाइप्स हैं इस DENV वायरस के। और केरला के अंदर जिन लोगों को भी डेंगू हो रहा है, ये एसेस करना, ये चेक करना बहुत जरूरी है कि कौन से पर्टिकुलर प्रकार का सेरोटाइप आपको अफेक्ट कर रहा है। जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो क्लोजली फॉलो कर रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ सर्कुलेटिंग डेंगू वायरस इन द स्टेट्स इन 2017। देखिए क्या है यहाँ पे, 70% जो डेंगू केस के सैंपल स्टडी किए गए हैं 2022 में तिरुवनंतपुरम में, उसमें यह पता चला कि ये डेनवी 3 सेरोटाइप के थे, कुछ सैंपल्स डेनवी 4 के भी थे। अब देखिए केरला के अंदर 4 प्रकार के सेरोटाइप्स पाए जाते हैं डेनवी के, डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3, डेनवी 4। हिस्टोरिकली अगर आप पास्ट में देखो तो ज्यादातर सेरोटाइप्स जो पाए जाते थे केरला के लोगों को डेंगू से इन्फेक्ट करते हुए थे डेनवी 1 और डेनवी 2। लेकिन 2019 के बाद से पैटर्न बदला और डेनवी 3 और डेनवी 4 के भी इंस्टेंसेस बढ़ते हुए देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो डेनवी एंड डेनवी 2 प्रिडोमिनेंट सेरोटाइप्स थे पहले, लेकिन डेनवी 4 के केसेस 2019 में 34.56% बढ़े हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि भाई डेनवी सेरोटाइप 1 अलग, सेरोटाइप 2 अलग, सेरोटाइप 3 अलग, सेरोटाइप 4 अलग। अब ये जो डेंगू इन्फेक्शंस हैं, ये अलग अलग सेरोटाइप इन्फेक्शंस अलग अलग इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। तो मान लो आपको डेनवी 1 हुआ, उसके चलते आपकी बॉडी में एक इम्यून रिस्पांस आएगा। शुरू में जब वो इम्यून रिस्पांस आएगा, उसी समय पर अगर आपको डेनवी 2 या डेनवी 3 या डेनवी 4 से आप एक्सपोज होते हो तो थोड़ा बहुत वो इम्यून सिस्टम उस दूसरे सेरोटाइप से लड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बाद में भी एक्टिव हो जाता है, रिकॉल हो जाता है। तो अगर आपकी बॉडी डेनवी 1 से इफेक्ट हुई है और आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ गया, तो आगे आने वाले 4-5 सालों में आपकी लाइफ टाइम में जब भी डेनवी 1 का इन्फेक्शन आपको फिर से होगा, आपका इम्यून सिस्टम लड़ेगा। लेकिन क्रॉस इम्यूनिटी उतनी इफेक्टिव नहीं होती। आज की डेट में आपको डेनवी 1 हुआ, आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, आप ठीक हो जाते हो। 4 साल बाद आप डेनवी 3 से इन्फेक्ट होते हो तो डेनवी 1 वाला इम्यून सिस्टम आपको बहुत ज्यादा काम नहीं देगा।
उस केस में आपका इम्यून सिस्टम एक नए तरीके से ट्रिगर होगा और उसके चलते बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस आ सकती हैं, जैसे शॉक सिंड्रोम आ सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, कुछ और ऑर्गन्स का फेलियर हो सकता है। इसीलिए यहां पे क्लिनिकल सर्वेलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। डेंगू का कौन सा सेरोटाइप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इन्फेक्ट कर रहा है, ये जीनोम सीक्वेंसिंग करके पता करना जरूरी है, ताकि एक कोऑर्डिनेटेड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी रिस्पॉन्स हम दे सकें। ठीक है भाई, फिर आ जाते हैं टेलीग्राम बॉट्स के ऊपर, देयर फंक्शनिंग एंड पॉसिबल सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं ये थोड़े से ट्रिकी हैं, समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ दिन पहले एक न्यूज निकल के आई कि जो वैक्सीनेशन का डाटा था, कोविन पोर्टल पे जो डाटा अपलोडेड था, आपने कोविशील्ड लगवाई कि आपने कोवैक्सीन लगवाई, उस पर्टिकुलर डाटा को रिलीज कर दिया गया है टेलीग्राम बॉट के थ्रू। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही बात की गई है कि ये टेलीग्राम बॉट्स किस प्रकार से काम करते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसको लेने की कोशिश करेंगे, एक एक लाइन में इसकी मत घुसिएगा। इस तरीके के आर्टिकल थोड़े कंफ्यूजिंग और थोड़े टेक सेवी होते हैं। 12 जून को रिपोर्ट निकल के आई कि एक टेलीग्राम बॉट के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस है जो कि आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए जमा किया था जब आप वैक्सीनेशन लेने गए थे। चाहे आपने आधार जमा किया हो, चाहे आपने पैन कार्ड जमा किया हो, चाहे आपने पासपोर्ट जमा किया हो, वो सब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे, वो सब यहाँ पे इस बॉट पे अवेलेबल हो रहे थे। तो लोगों को लगा कि यार ये क्या हो रहा है, हमारा जो कोविन पोर्टल है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो एक टेलीग्राम बॉट के पास कोविन के पोर्टल का डाटाबेस कहां से मिल गया? तो क्या ये जो टेलीग्राम बॉट है इसकी जो एपीआई है, क्या वो हमारे कोविन पोर्टल की एपीआई के साथ एसोसिएटेड है? तो बाद में अथॉरिटीज ने बोला कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बॉट अपना कोई दूसरा ही पब्लिक डाटाबेस इस्तेमाल कर रहा है। 2021 में टेलीग्राम पे ही एक बॉट आया था जो कि फोन नंबर सेल कर रहा था लोगों के, जो कि फेसबुक से निकाले गए थे। तो भैया जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं उन्होंने रिपोर्टेडली फाउंड किया एक नेटवर्क ऑफ डीप फेक बॉट्स ऑन द प्लेटफॉर्म दैट वर जनरेटिंग नॉन कंसेंचुअल इमेजेस ऑफ पब्लिक। देखिए, भले ही टेलीग्राम एक सेफ एंड सिक्योर ऐप नेटवर्क है, बट टेलीग्राम के अंदर भी जो कुछ अनस्क्रूपुलस प्लेयर्स है वो गलत तरीके से टेलीग्राम को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस समय पे आईसिस इस्लामिक स्टेट के लिए टेलीग्राम ऐप ऑफ चॉइस है, मतलब टेलीग्राम को इस्लामिक स्टेट वाले ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेसिकली टेलीग्राम एक ऐसी ऐप है जिससे ओवरऑल आप अपने मटेरियल को एक बड़े ग्रुप को ट्रांसमिट कर सकते हो। जैसे कि मैं भी तो यूज करता हूं ना, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, मैं रोज आपसे बोलता हूं कि भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें मैं लेक्चर की पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आसान है, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, उसमें पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं तो पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम की कुछ और अच्छी चीजें हैं। व्हाट्सएप के अंदर अगर आपको अकाउंट बनाना है तो आपको अपना फोन नंबर देना पड़ेगा, टेलीग्राम के अंदर भी फोन नंबर देना पड़ेगा, लेकिन टेलीग्राम का फोन नंबर आपका दूसरे लोगों को ओवरऑल व्यू नहीं होगा अगर आप अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स को छुपा देते हो। तो व्हाट्सएप के अंदर कहीं ना कहीं फोन नंबर दूसरों को दिख जाता है, टेलीग्राम के अंदर नहीं दिखेगा। टेलीग्राम के अंदर एक आईडी के बेसिस पे आप दूसरों को सर्च कर सकते हो। ठीक है बात को? तो ये चीज यहां पे बताई जा रही है। ओके, तो बेसिकली टेलीग्राम एक ओपन सोर्स एपीआई है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सर्विसेज। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। ये पर्टिकुलर एपीआई सर्विस डेवलपर्स को ये छूट देती कि वो अपनी खुद की ऐप डिजाइन कर सकते हैं टेलीग्राम की फ्री टू यूज ओपीआई और ओपन सिस्टम नेटवर्क को इस्तेमाल करके। इस समय पे टेलीग्राम के ऑल ओवर द वर्ल्ड 70 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं और टेलीग्राम दुनिया की टॉप मोस्ट 10 डाउनलोडेड एप्स में से है। ओके, इसमें आप 2 GB तक की फाइल को शेयर कर सकते हो और ये फाइल टेलीग्राम के क्लाउड सर्वर पे अपलोडेड होगी। टेलीग्राम को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है पावेल दुरोव के द्वारा और उसके ब्रदर निकोलाई के द्वारा टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे। टेलीग्राम स्पॉन्सर्ड मैसेजेस और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के थ्रू पैसा कमाता है। टेलीग्राम प्राइवेट कन्वर्सेशंस को प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली अगर कोई ऑफिशियल, सरकार, कोई बड़ी कंपनी, कोई एडवर्टीजर टेलीग्राम मैसेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है, टेलीग्राम उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट ही नहीं करता है, प्रोसेस ही नहीं करता है। अब इस बीच में न्यूज में रहे हैं टेलीग्राम बॉट्स। टेलीग्राम बॉट्स क्या है? टेलीग्राम बॉट्स आप कह सकते हो एजेंट्स है या एक प्रकार के ऐप है। टेलीग्राम के अंदर आप बॉट्स के थ्रू अपनी खुद की ऐप बना सकते हो। मतलब टेलीग्राम के ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके आप खुद से कोडिंग करके पाइथन या जावा जैसी लैंग्वेजेस में आप अपनी खुद की ऐप बना सकते हो और आप इस पर्टिकुलर ऐप को एपीआई का प्रयोग करके एक एक्सटर्नल सर्वर से भी जोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ईमेल इस्तेमाल करते हो, जीमेल, अब जीमेल पे आप जाके
मैसेज वगैरह भेज रहे हो, आप चाहते हो कि आप जीमेल को सीधे सीधे लॉगिन ना करो, आप टेलीग्राम बॉट के थ्रू जीमेल को एक्सेस कर लो। तो आप क्या करोगे कि टेलीग्राम के अंदर टेलीग्राम बॉट का इस्तेमाल करके आप एक इनबिल्ट अपनी ऐप बनाओगे, उस ऐप के एपीआई को आप अपने ईमेल अकाउंट के एपीआई से जोड़ दोगे। तो अब अपने टेलीग्राम बॉट के अंदर ही आपकी जो मेल्स आ रही है उनको आप पढ़ सकते हो और उन मेल्स का जवाब दे सकते हो। तो इस प्रकार से काम करता है टेलीग्राम ऐप। तो टेलीग्राम ऐप को जो अनस्क्रपुलस प्लेयर्स हैं वो गलत प्रकार से भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इन टेलीग्राम ऐप के अंदर वो अपने बॉट्स बना देते हैं, अपनी ऐप बना देते हैं, उन ऐप्स को एक एक्सटर्नल सर्विस के एपीआई से जोड़ देते हैं और उस एपीआई पे कोई कॉम्प्रोमाइज्ड इंफॉर्मेशन होती है, उस कॉम्प्रोमाइज्ड इंफॉर्मेशन को इलीगली वो सर्कुलेट कर देते हैं मार्केट में। बहुत आसान है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोविन पोर्टल डाटा जब लीक हुआ, ऑब्वियस सी बात है कोविन पोर्टल के एपीआई का एक्सेस इस टेलीग्राम बॉट के पास नहीं होगा, लेकिन कोविन पोर्टल का हो सकता है पहले किसी साइबर सिक्योरिटी ब्रीच में डाटा लीक हुआ हो, तो वो डाटा लीक किसी और क्लाउड सर्वर पे सेव्ड होगा, वहां के एपीआई से जोड़ दिया होगा टेलीग्राम बॉट से, और इसलिए कोविन पोर्टल पे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, लोगों की डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन, ये सब बाहर निकल रहे थे। ओके, टेलीग्राम तो डेवलपर्स को इनकरेज करता है कि आप बॉट्स इस प्रकार से बनाएंगे जो टर्म्स ऑफ सर्विस को फॉलो करते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है सिक्योरिटी रिस्क को टेलीग्राम का प्लेटफॉर्म भले अलाउ ना करे, लेकिन लोग तो गलत पर्पसेस के लिए इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर ही लेते हैं। बॉट्स यूजर डाटा को कलेक्ट करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, चैट हिस्ट्री वगैरह का याद रखते हैं, ठीक है ना, और इन्हीं बॉट्स को बनाया जाता है थ्रेट एक्टर्स के द्वारा मैलिशियस कंटेंट को फैलाने के लिए। इसमें फिशिंग वेबसाइट्स और मालवेयर के लिंक होते हैं, तो इन टेलीग्राम बॉट्स का इस्तेमाल करके आपके सिस्टम को हैक करने की भी कोशिश की जा सकती है, तो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज भी इससे उठती हैं। और अगर आप टेलीग्राम बॉट का इस्तेमाल कर रहे हो टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म के अंदर किसी दूसरे से चैट करने के लिए, तो आपकी चैट थर्ड पार्टी इंक्रिप्शन से भी प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि जब आप टेलीग्राम बॉट का इस्तेमाल करते हो तो आप टेलीग्राम के अंदर अपनी खुद की एक ऐप जैसी बना रहे हो, और इस खुद की ऐप के अंदर आपके नियम चलेंगे, टेलीग्राम के नियम नहीं चलेंगे। तो टेलीग्राम बॉट के थ्रू अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो थर्ड पार्टी इंक्रिप्शन हर केस में काम नहीं करेगा, क्योंकि टेलीग्राम के मैसेजेस में आप बातचीत करते हो तो थर्ड पार्टी इंक्रिप्शन टेलीग्राम का चलेगा, लेकिन टेलीग्राम के अंदर अपना खुद का एक बॉट, अपनी खुद की ऐप बना के आप काम कर रहे हो, तो उस लेवल की सिक्योरिटी आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। तो टेलीग्राम बॉट्स किस प्रकार से काम करते हैं, इसकी बेसिक आइडिया मैंने आपको यहाँ पे दिया है। अब आ जाते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, चाइना की डेवलपमेंटल सिक्योरिटी अप्रोच। यहाँ पे आर्टिकल क्या है भाई, समझिए इस साल क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। मई में चाइना की जो साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अनाउंस किया कि जो यूएस का चिप जायंट है मिक्रॉन, इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है चाइना की साइबर सिक्योरिटी रिव्यू ऑफिस के द्वारा, इससे यह पता चला है कि मिक्रॉन नाम की कंपनी ने सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑब्टेन नहीं किया और ये चाइना की नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट देता है। उसके साथ साथ जो भी बिजनेस ऑपरेटर्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के पास एक्सेस रखते हैं चाइना के अंदर, वो प्लीज मिक्रॉन के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल ना करें, ऐसा चाइना की सरकार ने एक एडवाइजरी निकाली। ओके, और ऐसे बहुत से क्रैकडाउन किए हैं चाइनीज सरकार ने अमेरिकन कंसल्टेंसीज और अमेरिकन फर्म्स के अगेंस्ट, और चाइना की उन डोमेस्टिक कंपनीज के अगेंस्ट जिनका अमेरिकन कंपनीज के साथ एक बड़ा लिंक है। फिर अगर आप देखो मिक्रॉन की अनाउंसमेंट से 2 हफ्ते पहले चाइनीज अथॉरिटी ने रेड किया था ऑफिसेस ऑफ कैप विजन। कैप विजन एक चाइनीज, एक शांघाई बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म है जो कि लैक्स ऑफ चाइना बेस्ड एक्सपर्ट्स को, जो कि डिफेंस में, मिलिट्री में, फाइनेंस, हाईटेक, ट्रेड, एनर्जी और मेडिसिन में काम करते हैं, ओवरसीज क्लाइंट्स के साथ जोड़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है इस कैप विजन के ऊपर चाइनीज सिक्योरिटी अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि भैया इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट को इस्तेमाल करके चाइना के स्टेट सीक्रेट्स को चुराती है ये पर्टिकुलर कैप विजन नाम की कंपनी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को फॉरेन क्लाइंट्स को ट्रांसफर करती है, नेशनल सिक्योरिटी का वायलेशन करती है। इससे पहले अगर आप देखो तो इस साल अप्रैल में अमेरिकन कंसल्टेंसी फर्म बेन एंड कंपनी के ऑफिसेस को रेड किया चाइनीज अथॉरिटीज ने। इसके एम्प्लॉयज को चाइना में क्वेश्चन किया गया, किसी को यहां पे भले ही अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन हाँ कंप्यूटर्स और फोन वगैरह सीज कर लिए गए। तो ये सब क्या हो रहा है भैया, बेन एंड कंपनी के ऊपर रेड पड़ रही है, कैप विजन के ऊपर रेड पड़ रही है, मिक्रॉन के ऊपर रेड पड़ रही है, फिर एक अमेरिकन फर्म है मिंट्स, इसके ऊपर भी रेड पड़ी, ठीक है ना। इसके कुछ एम्प्लॉयज को डिटेन किया गया, इस पर्टिकुलर फर्म के 2 ऑफिस से बीजिंग में इनको बंद कर दिया गया। तो भाई ये चल क्या रहा है, एकदम से चाइना के अंदर अमेरिकन कंपनीज के ऊपर कैसे रेड पड़नी शुरू हो गई? इसका जवाब दे रहे हैं यहां पे कौन, तो जवाब दे रहे हैं भाई यहां पे आपके नबील अहमद जी, सॉरी आपका अमित कुमार जी। लेट्स सी क्या जवाब दे रहे हैं।
पहली बात, पहला क्वेश्चन, व्हाई इज चाइनीज गवर्नमेंट्स क्रैकिंग डाउन ऑन सच फर्म्स। देखिए अक्टूबर 2022 में यूएस ने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए थे। अगर चिप बेस्ड डिजाइन टेक्नोलॉजी का एक्सेस चाहिए हो चाइना को, जो कि हमेशा से इनको हिस्टोरिकली मिला है यूएस से, वो डिजाइन एक्सेस, वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेस यूएस ने बैन कर दिया चाइना को मिलने से। तो जो एडवांस कंप्यूटिंग चिप्स और सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप करने की कैपेबिलिटी थी चाइना की, वो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो यूएस के इस पर्टिकुलर एक्शन के अगेंस्ट चाइना के बहुत से एक्शंस यहां पे मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं चाइना यूएस के एक्सपोर्ट लेड कंट्रोल के अगेंस्ट अपना खुद का बदला ले रही है, वेंजियंस ले रही है। कुछ इस प्रकार से इन चीजों को वेस्टर्न मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है। अब सबसे खास बात यहां पे दो है, ये है दोस्तों कि जो अमेरिका की सरकार है वो चाइना के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक जंग लड़ रही है, लेकिन जो अमेरिका की फर्म्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो बहुत हद तक चाइनीज मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। निविदिया नाम की एक अमेरिकन कंपनी, इसके जो फाउंडर और सीईओ हैं जेनसन हुआंग, उन्होंने बोला है कि भाई ये जो यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स है ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि चाइना का मार्केट अमेरिकन कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट ताइवान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना का मार्केट अमेरिकन कंपनीज के लिए, क्योंकि चाइना का मार्केट एक तो बहुत बड़ा है, दूसरा चाइना के मार्केट की पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। चाइना के मार्केट को आज की डेट में इंडिया ही टक्कर दे सकता है, लेकिन ओवरऑल चाइना के लोगों के पास इंडिया से ज्यादा पैसा है इस समय पे। तो अभी के लिए अगर कोई कंपनी किसी मार्केट को टारगेट करेगी सबसे पहले, तो वो चाइनीज मार्केट को टारगेट करेगी। समझ गए? अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि चाइना के अंदर काम करने वाली अमेरिकन कंसल्टेंसी फर्म्स के ऊपर ड्यू डिलिजेंस किया जा रहा है, उनके ऊपर रेड वगैरह मारी जा रही है, क्योंकि ये कंसल्टेंसी फर्म्स ग्राउंड लेवल पे रह के इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करती हैं। अगर कोई अमेरिकन कंपनी या अमेरिकन अलाइड कंपनी चाइना में जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो वो इसी रेगुलेटरी फर्म के थ्रू होती हुई जाएगी। तो रेगुलेटरी फर्म्स के ऊपर भी एक प्रकार का अटैक लॉन्च कर दिया है यहाँ पे चाइना ने, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस ने जो ट्रेड मेजर्स लिए हैं चाइना के अगेंस्ट, चाइना उनका यहाँ पे बदला ले रहा है। अब यहां पे सिक्योरिटी हैज कम टू फोर फ्रंट इन चाइनीज पॉलिटिक्स। चाइना ने, बीजिंग ने जितने भी एक्शंस यहां पे लिए अमेरिकन कंपनीज के अगेंस्ट, नेशनल सिक्योरिटी को कोट करते हुए लिए। अब खास बात यहां पे ये है दोस्तों कि गवर्नेंस इन चाइना के हर एस्पेक्ट को नेशनल सिक्योरिटी के साथ जोड़ा जाता है। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग का जो डिस्कोर्स है नेशनल सिक्योरिटी पे, वो लगातार डेवलपमेंट की बात करता है, लेकिन वो ये भी बोलता है कि डेवलपमेंट को सिक्योरिटी से अलग नहीं किया जा सकता। कई ओकेजन्स पे, जैसे कि 20th पार्टी कांग्रेस जब हुई पिछले साल, और जो 2 सेशंस हुए एनुअल प्लेनरी सेशंस ऑफ द नेशनल पीपल कांग्रेस एंड चाइनीज पीपल पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस, जो कि इस साल हुए, उसमें जी जिनपिंग ने इस बात के ऊपर फोकस किया कि हमें डेवलपमेंट को बैलेंस करना है सिक्योरिटी के साथ। मतलब हम डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो जो नया डेवलपमेंटल पैटर्न है वो सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ होगा, और सिक्योरिटी में चाइना के अंदर काम करने वाली हर पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर ये चेक्स एंड बैलेंसेस कर सकते हैं जी जिनपिंग कि हाँ भाई, ओवरऑल आप चाइना की नेशनल सिक्योरिटी को किसी प्रकार से थ्रेटन तो नहीं कर रहे हो। अब खास बात दोस्तों यहाँ पे, अगर आप इस पर्टिकुलर न्यूज को इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो, तो आपको चाइना की हिपोक्रेसी यहां पे पता चलेगी। एक तरफ चाइना अपनी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट को सिक्योरिटी के साथ जोड़ रहा है, और दूसरी तरफ चाइना इंडिया को लेक्चर देता है कि हां भाई, बॉर्डर इशू को साइड रखो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अक्साई चीन में और लद्दाख बॉर्डर पे जो भी हो रहा है उसको साइड रखो, हम अपने इकोनॉमिक रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं, डेवलपमेंट को करते हैं। मतलब तुम हमारी जमीन के अंदर घुसोगे, एनक्रोचमेंट करोगे, और बाद में ये बोलोगे कि भाई ठीक है, डेवलपमेंट करो, इकोनॉमिक पार्टनरशिप करो, बॉर्डर हम अलग से डिस्कस करेंगे। और अपनी कंट्री में जब यूएस से लड़ने की बात आती है, तो तुम प्रॉपर एक ट्रेड वॉर लड़ रहे हो, ये बोल रहे हो कि डेवलपमेंट को सिक्योरिटी से अलग नहीं किया जा सकता। तो जब अपनी बात पे आई तब सिक्योरिटी को डेवलपमेंट के साथ जोड़ दिया, जब इंडिया की बात पे आई तब बोला सिक्योरिटी साइड रखो, अभी तो डेवलपमेंट पे ध्यान दो। तो इस प्रकार की हाइपोक्रेसी यहां पे चाइना कर रहा है ग्राउंड लेवल पे। फिर चाइना के अंदर कुछ लॉज की बात करते हैं। एक है रिसेंटली अमेंडेड काउंटर एस्पियोनाज लॉ, जो कि चाइना के अंदर 1 जुलाई 2023 को प्ले में आया। ये ट्रीट करता है ऑल डॉक्यूमेंट्स, डाटा, मटेरियल्स एंड आइटम्स रिलेटिंग टू नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्टेड पार विद स्टेट सीक्रेट्स। तो एस्पियोनाज के अंदर हर प्रकार के डॉक्यूमेंट को यहाँ पे इंपॉर्टेंट दी जा रही है, इनके एस्पियोनाज को रोकने की बात की जा रही है। एस्पियोनाज की डेफिनेशन क्या है? इसको एक्सपेंड किया गया टू इंक्लूड साइबर अटैक्स अगेंस्ट स्टेट ऑर्गन्स और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस नए अमेंडमेंट्स के अंदर चाइनीज अथॉरिटी को यह ताकत मिलती है कि वो डाटा सीज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, ये सब सीज कर सकते हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग्स को बैन कर सकते हैं। ओके, चाइना ने लेट मई में अपना पोजीशन पेपर निकाला ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस के ऊपर, और ये बोला कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो रिस्पेक्ट करें सोवरेनिटी, ज्यूरिसडिक्शन एंड गवर्नेंस ऑफ डाटा ऑफ अदर स्टेट। देखिए, चाइना के अंदर जो काम करने वाली अथॉरिटीज हैं
उनको ये डिजिटल फ्रेमवर्क ये बता रहा है कि आप दूसरे कंट्रीज के डाटा को भी प्रोटेक्ट करिए। अब ये सिर्फ पेपर में है, ये सिर्फ बोल बच्चन है, बातचीत में है। जब एक्चुअल फंक्शनिंग होती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और इनसे एसोसिएटेड टेक्नोलॉजिकल जायंट्स की, तो ये बिल्कुल ही बेलगाम घोड़े की तरह काम करते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी देश की सिक्योरिटी से, सोवरेनिटी से, ठीक है ना। ये बस अपना फायदा सोचते हैं। हाँ, गवर्नेंस डाटा में जरूर उन्होंने जोड़ दिया है कि हाँ भाई दूसरे कंट्रीज के डाटा को आप मत यूज करो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जब से जी जिनपिंग पावर में आए हैं, ठीक है ना। 2014 में जी जिनपिंग ने पावर में आने के बाद कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी कंसेप्ट को लॉन्च किया और उस कंसेप्ट में सिक्योरिटी के पर्सपेक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। तो सिक्योरिटी का पर्सपेक्ट अगर चाइना अपने पे इंप्लीमेंट कर रहा है तो दूसरे कंट्रीज पे भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन जब बात आती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंक्रोचमेंट की, तब चाइना ऐसी कोई भी बात नहीं करता है, ठीक है भाई। फिर अगली न्यूज पे आ जाते हैं। अगली न्यूज बहुत छोटी सी न्यूज है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन राइजेस 11.2% टू 3.8 लाख करोड़, सीएस फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो भैया नेट डायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इसकी बात हो रही है। तो छोटे से फिगर्स हैं भैया। फर्स्ट 2.5 मंथ्स में इस फाइनेंशियल ईयर में 11.2% बढ़ा है क्या, एडवांस टैक्स इनफ्लोस। जो फर्स्ट क्वार्टर था 2023-24 का, मतलब आप कह लो अप्रैल मई जून 2023, इसमें जो ओवरऑल टैक्स इनफ्लोज हैं, डायरेक्ट टैक्स इनफ्लोज, वो 13.7% बढ़े हैं व्हेन कंपेयर टू लास्ट ईयर। एज ऑफ 17 जून जो डायरेक्ट टैक्स किटी है वो पिछले साल के पीरियड से 12.7% ज्यादा है और एब्सोल्यूट टर्म्स में 4.19 लाख करोड़ क्रॉस कर चुकी है। तो अपने आप में जो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन है वो बहुत अच्छे हैं। अब इसमें से अगर आप टैक्स रिफंड हटा दो, ठीक है ना, टैक्स रिफंड्स इशू किए गए हैं 39,500 करोड़ के, तो उसके बावजूद भी जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 3.8 लाख करोड़ है, अपने आप में बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इस 3.8 लाख करोड़ में, मतलब 3,79,760 करोड़ में कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स है 1,56,949 करोड़, ओके। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टेस्ट है 2,22,196 करोड़। अच्छा, इस 1,56,949 करोड़ में आपका कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स भी है, पर्सनल इनकम टैक्स भी है, ओके। तो ये सब चीजें हैं। एडवांस टैक्स रेवेन्यूज में जो आपका कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है वो है 92,784 करोड़ और जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो है 23,991 करोड़। बस फिगर्स मैंने डिस्कस कर लिए, वैसे उतना काम का है नहीं है। फिर नेक्स्ट भाई, स्टेट्स लुक्स फॉर अल्टरनेटिव एज सेंटर रिस्ट्रिक्ट्स एफसीआई परचेज। ओपन मार्केट सेल स्कीम के बारे में दोस्तों आपने सुना है? नहीं सुना है तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर जो भी एक्सेस फूड ग्रेन्स के स्टॉक अवेलेबल है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर उससे एसोसिएटेड गोडाउन्स के बाद, इन पर्टिकुलर फूड ग्रेन्स को निकाल के ई ऑक्शन के थ्रू ओपन मार्केट में ये फूड ग्रेन्स बेच दिए जाते हैं। तो भैया समय समय पे केंद्र की सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बताती है कि जो भी व्हीट और राइस आपके पास स्टोरेज में पड़ा हुआ है उसको समय समय पे ओपन मार्केट में निकाल दो। तो ओपन मार्केट सेल सिस्टम में जो सरप्लस स्टॉक होते हैं व्हीट के, उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। व्हीट और राइस के सरप्लस स्टॉक को ओपन मार्केट सेल स्कीम में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है ओपन मार्केट में। और कई बार ये ट्रेडिंग नेशनल कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड पे भी होती है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड एक कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर। वेरियस एग्रीकल्चरल और दूसरी कमोडिटीज में ट्रेडिंग के लिए NCDEX को इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर होगी बात? अभी की चीज समझ में आई आपको? अब ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर रिसेंटली भारत सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस हैं भैया? देखिए, ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक 13 जून 2023 को एक रिवाइज्ड पॉलिसी इशू की गई केंद्र की सरकार के द्वारा और इस रिवाइज्ड पॉलिसी में केंद्र की सरकार ने सारे राज्य की सरकारों को बोला कि चूंकि सेंट्रल पूल में एडिक्वेट स्टॉक लेवल्स नहीं अवेलेबल हैं राइस के और व्हीट के, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स को हम ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक के अंदर अनाज नहीं बेच पाएंगे। समझिएगा बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बता रहा हूं। ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर बड़ी क्वांटिटी में एफसीआई के पास जो भी अनाज वगैरह अवेलेबल है इसको ओपन मार्केट में सेंट्रल गवर्नमेंट बेच देती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी बेचा जाता है। लेकिन यहां पे 13 जून की पॉलिसी 2023 में केंद्र की सरकार ने बोला कि हम राज्य की सरकार को धान नहीं बेच पाएंगे क्योंकि केंद्र की सरकार के पूल में ही धानों की कमी है। उसके साथ साथ यहां पे कुछ अपर लिमिट्स भी लगाए गए। एक बिड के अंदर ओपन मार्केट सेल स्कीम में 3000 टन तक अनाज बेचा जा सकता था, अब इसको 10 से 100 टन कर दिया। केंद्र की सरकार का लॉजिक यह है कि जो बड़े बड़े परचेजर्स है जो धान को खरीद के एक्सपोर्ट कर देते होंगे या कहीं और बेच देते होंगे बल्क में,
वो यहाँ पे धान नहीं खरीद पाएंगे, छोटे ही रिटेलर्स यहाँ पे धान खरीदेंगे, और जब छोटे रिटेलर्स धान खरीद के मार्केट में बेचेंगे तो ये धान अफोर्डेबल क्वांटिटी में और जल्दी से आम आदमी के पास पहुंचेगा। तो केंद्र की सरकार का ये बोलना है कि चूंकि एडिक्वेट स्टॉक्स अवेलेबल है नहीं, मॉनसून खराब आ रहा है, पिछली बार भी जो क्रॉप का एक्रिएज है वो थोड़ा बहुत अफेक्टेड था, इसलिए हमको ये स्टेप लेना पड़ रहा है। लेकिन राज्य की सरकारें बोल रही हैं कि ये स्टेप राज्य की सरकार के अगेंस्ट जाता है। आपको पता होना दोस्तों, पता होना चाहिए, ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू ही राज्य की सरकारें अपना धान खरीदती हैं केंद्र की सरकार से। अब यहां पे बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये बोल रही हैं कि केंद्र की सरकार ये स्टेप लेके राज्य की सरकारों की जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है और राज्य की सरकारों की जो लोकल प्लान्स है फूड ग्रेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की, उनको अफेक्ट करना चाहती हैं। फॉर एग्जांपल, कर्नाटका की सरकार चलाती है अन्न भाग्य स्कीम। तो ये जो अन्न भाग्य गारंटी है, इसके अंदर 10 किलो फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं पुअर फैमिलीज को। तो ये जो फ्री फ्रूट ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कर्नाटका की सरकार के द्वारा, इसका पूरा खर्चा केंद्र की सरकार नहीं उठा रही। केंद्र की सरकार तो जो पीडीएस और एनएफएसए के अंदर लिमिट है उतना ही पैसा दे रही, उससे एक्सेस जो एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है वो राज्य की सरकार उठा रही। अब राज्य की सरकार ग्रेन्स कहां से लेके आती है? ओपन मार्केट सेल स्कीम से। अब ऑब्वियस सी बात है, चूंकि केंद्र की सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल के ये बोल दिया कि एफसीआई के फूड स्टॉक्स कम हैं और ओपन मार्केट सेल स्कीम में हम राज्य की सरकारों को धान नहीं दे सकते हैं, तो राज्य की सरकारें कहां से लेके आएंगी फूड ग्रेन्स अन्न भाग्य स्कीम के लिए? तो इस बात को लेकर राज्य की सरकारें केंद्र की सरकार को क्रिटिसाइज करनी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ओवरऑल राज्यों को अगर आप धान नहीं देंगे तो लोगों के पास धान नहीं पहुंचेगा। काफी प्रॉब्लम यहां पे हो गई। तमिलनाडु भी 50,000 टन राइस खरीदना चाहता था गवर्नमेंट एजेंसी से एफसीआई के थ्रू, लेकिन अब एफसीआई वाला ऑप्शन क्लोज हो गया। ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2,74,000 टन ऑफ राइस मिलता है। थोड़ा एक्स्ट्रा ये लोग ओएमएसएस ओपन मार्केट सेल स्कीम में 35 रुपए प्रति किलो पे राइस खरीदते थे। अब चूंकि ओपन मार्केट सेल स्कीम में केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों को राइस नहीं दे रही है, तो उनको जाके दूसरी जगहों से खरीदना पड़ेगा, खरीदने का खर्चा बढ़ सकता है। इस बात को लेकर केरला की सरकार भी नाराज, और केरला बोल रही है कि हम केंद्र की सरकार की इस पॉलिसी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे, ये देश के लोगों के अगेंस्ट है पॉलिसी। इस प्रकार की बात यहां पे बोली जा रही है। तो काफी पॉलिटिकल हो सकता है ये डिसीजन। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपका इसके बारे में क्या राय है। चलिए भाई, अगले आर्टिकल पे आते हैं। एंटोनी ब्लिंकन पहुंच गए हैं बीजिंग में। यूएस और चाइना फ्रैक्चर्ड ट्राइज को मेंड करने की बात करें। देखिए, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ज्यादा कुछ है नहीं। क्या है कि यूएस चाइना आपस में एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। अब इस बीच में जो बाइडेन को यह समझ में आया कि यार थोड़े बहुत रिश्ते ठीक कर लेते हैं, एक लिमिट से ज्यादा लड़ना भी ठीक है नहीं। तो एंटोनी ब्लिंकन को यहां पे भेजा गया है बीजिंग में। एंटोनी ब्लिंकन बीजिंग पहुंचे हैं, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किंग गांग के साथ मिले हैं। बहुत घंटे यहां पे बातचीत हुई है, रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश की जा रही है, ओपन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को मेंटेन करने की बात की जाएगी, मिस परसेप्शन मिस कैंसुलेशन को कम करने की बात की जाएगी, दोनों कंट्रीज के बीच में पैसेंजर फ्लाइट्स को बढ़ाना, म्यूचुअल विजिट्स बाय स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और बिजनेस फ्यूचर पीपल की म्यूचुअल विजिट्स इसको इंप्लीमेंट करना। दोनों प्रेसिडेंट्स जी जिनपिंग और जो बाइडेन बाली के अंदर मिले थे, तो वहां पे जो डायलॉग हुआ था, कोऑपरेशन की बातचीत हुई थी, इसको ग्राउंड लेवल में और इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। चाइना ऑब्वियसली बात है ताइवान के मुद्दे को लेके यूएस के स्टांस को थोड़ा मेलोडाइन करने की बात करेगा। लेट्स सी इससे क्या निकल के आता है। इसके साथ साथ इजराइल से एक न्यूज निकल के आ रही है। इजराइल में जो जुडिशियल रिफॉर्म बिल था, जिसके चलते इजराइल की जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट की ताकतें कम की जा रही थी, बड़ा भयंकर बवाल हुआ था। ठीक है ना, लोग सड़कों पर उतर आए थे, तो उस समय के लिए उस बिल को रोक दिया नेतन्याहू की सरकार ने। अब नेतन्याहू की सरकार ये बोल रही है कि इस जुडिशियल रिफॉर्म के प्रपोजल को हम फिर से आगे लेके जाएंगे। मतलब ये मानेंगे नहीं, ये एक्टिव स्टेप्स लेंगे इस जुडिशियल ओवरहॉल को इंप्लीमेंट करने के लिए। इनका ये बोलना है कि पिछले कई महीनों से, लगभग 3 महीनों से हम अपोजिशन के साथ बातचीत करके अपोजिशन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरऑल इस जुडिशियल बिल को पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन ओवरऑल टाइम वेस्ट कर रहा है, बातचीत करके इस बिल को पास कराना नहीं चाहता है। लेकिन फाइनली अब हम इस बिल को पास करेंगे। मतलब जो राइट विंग रूलिंग कॉलिशन है इजराइल का, वो लोगों की मर्जी के अगेंस्ट जाके भी जुडिशियल रिफॉर्म करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट की ताकतों को कम करना चाहता है, एक और डिक्टेटर और टोटलिटेरियन राज में बदलना चाहता है इजराइल को। लेट्स सी यहां पे इस बार इजराइल के लोग किस प्रकार से मोबिलाइज होंगे। क्योंकि देखिए, हर बार लोगों का मोबिलाइजेशन, मास मोबिलाइजेशन इतना आसान नहीं होता है। लोग फालतू नहीं बैठे हैं कि हर बार सड़क पर उतर के बवाल करते रहेंगे। तो इस बार अगर इस प्रकार का बिल पास होता है तो कितना खतरनाक पॉलिटिकल अपोजिशन आएगा, ये देखना बाकी है। एडिटोरियल एनालिसिस पे आ जाते हैं दोस्तों।
दो आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, एक है मैसेकर ऑफ इनोसेंट्स, एक है प्रिपेयर्डनेस पेज ऑफ। मैसेकर ऑफ इनोसेंट्स की बात कर लेते हैं। युगांडा और कॉन्गो के बॉर्डर पे एक अटैक हुआ। उस अटैक में 41 लोगों की जान गई, जिसमें 38 बच्चे थे। यह अटैक किया है इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स ने, और इससे पता चलता है कि अफ्रीका के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन कितनी खराब है। अटैक किया गया है एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस के द्वारा। इस्लामिस्ट मिलिटेंट वायलेंस पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आइसिस, अलकायदा जैसे ग्रुप्स अफ्रीका में बहुत एक्टिव है। फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू सोमालिया, फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका टू सोमालिया, ये वायलेंस बढ़ रहा है। युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो बॉर्डर रीजन है, वहां पे तगड़ी मिलिटेंसी है, और एक मिलिटेंट ग्रुप वहां पे एक्टिव है, एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस। ये इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है जिसने बाद में आइसिस के साथ अपना अलायंस ओपनली डिक्लेयर किया था। पुलिस के हिसाब से इस ग्रुप एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने, एडीएफ ने अटैक किया एक सेकेंडरी स्कूल पे, ल्यू बिरहा सेकेंडरी स्कूल। ये पर्टिकुलर सेकेंडरी स्कूल कोंगोलीज बॉर्डर से केवल 2 किलोमीटर दूर था। मैचेट्स और ग्रेनेड से यहाँ पे अटैक हुआ। स्टूडेंट्स को हैक किया गया, कुछ को किडनैप किया गया, डॉर्मेटरीज में आग लगा दी गई, स्कूल को लूट लिया गया। 1998 में भी एडीएफ ने इस प्रकार का अटैक किया था एक स्कूल पे, जो कि कोंगोलीज बॉर्डर के पास था। वहां पे 80 स्टूडेंट्स को जिंदा जला दिया गया था। तो ये जो एडीएफ एंटिटी है, जो कि इस्लामिस्ट स्टेट के साथ अपना अलायंस रखती है, वो इस प्रकार के अटैक्स को एग्जीक्यूट करती है शॉक फैलाने के लिए, किडनैप बच्चों को चाइल्ड सोल्जर्स की तरह इस्तेमाल करने के लिए। एडीएफ नाम का ये ग्रुप 1990s में बना था। इसमें बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप हैं, और ये युगांडन लीडर यूवेरी मुसेवेनी के अगेंस्ट है। अगर आप देखो तो इस एडीएफ नाम के ग्रुप को एक कैथोलिक इंडिविजुअल लीड करता है, जिसने बाद में अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था। इनका यह बोलना है कि मुस्लिम्स, जो कि युगांडा की 14% आबादी फॉर्म करते हैं, इनको युगांडा के अंदर दबाया जाता है, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो मुस्लिम पॉपुलेशन को मोबिलाइज करके, लोगों को भड़का के, बरगला के एडीएफ ग्रुप रिक्रूट करता है, और उसके बाद सरकारी एसेट्स के ऊपर अटैक कंडक्ट करता है। जब 1998 में स्कूल अटैक हुआ, तो युगांडन और कोंगोलीज आर्मी ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया एडीएफ के अगेंस्ट। एडीएफ को भाग के ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो के जंगलों में छुपना पड़ा। लेकिन रिसेंटली ये ग्रुप फिर से एक्टिव हो रहा है, जो कि अल कायदा और इस्लामिक स्टेट से लिंक्ड आउटफिट अफ्रीका में धीरे धीरे उभर के आ रहे हैं। तो ये जो मिलिटेंसी है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और उस मिलिटेंसी ने आग कब पकड़ी अफ्रीका में। अफ्रीका में जब नाटो ने लिबिया में अटैक किया और मोहम्मद कद्दाफी के रिजीम को गिरा दिया, उसके बाद एक सिविल वॉर छिड़ा। उस सिविल वॉर के समय से ये जो इस्लामिस्ट ग्रुप है, ये अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज में एक्टिव होने लगे। मिस्टर मुसेवेनी की बात करो, जो कि युगांडा के लीडर हैं, ये 1986 से पावर में है, और कहीं ना कहीं इनका रिजाइम स्टेबल और पीसफुल नहीं बताया जा रहा है। ये अपने आप को बोलते हैं कि टेररिज्म से लड़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनकी पॉलिसीज बहुत रिप्रेसिव है होम में। लोगों के पास प्रॉपर डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है। तो उसके चलते एक बहुत बड़ा तबका युगांडा का मुसेवेनी की राज से परेशान है। वहीं पे नेबरिंग कॉन्गो की बात करो, तो ये भी एक सिविल स्ट्राइफ हिट कंट्री है। यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं कॉन्गो के, वो सेफ हेवन है मिलिटेंट्स के लिए, लॉलेसनेस बहुत ज़्यादा है। तो युगांडा और कॉन्गो लगातार कहते रहते हैं कि मिलिटेंट से लड़ेंगे, एडीएफ जैसे ग्रुप्स को हरा देंगे, अर्जेंट मेजर्स लेंगे गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करने के लिए, जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। ये आप कह लो इंटरनेशनल एक्टर्स जो कि मिलिटेंसी का प्रयोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ लड़ेंगे, बट इनकी खुद की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स प्रॉपरली डेमोक्रेटिक नियमों को फॉलो करती नहीं है। ये अपने डिक्टेटर राज को जस्टिफाई करते हैं, फिर इस प्रकार के अटैक्स होते हैं, और कहीं ना कहीं ये इन अटैक्स को इफेक्टिवली सबवर्ट भी नहीं कर पाते। खामियाजा क्या है? खामियाजा भुगतना पड़ता है, कॉन्सिक्वेंसेस और प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं आम आदमी को। फिर भाई बात करते हैं प्रिपेयर्डनेस पेज ऑफ। यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तारीफ की जा रही है। बिपरजॉय साइक्लोन आया गुजरात में, कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान को इसने अफेक्ट किया, नोटिसेबल डिस्ट्रक्शन हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को, बहुत सी इंजरीज आई, कैटल डेथ्स हुई, लेकिन कैजुअलिटीज ह्यूमंस की केवल 2 थी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की यहाँ पे तारीफ की जा रही है। 8 जून को इस साइक्लोन की ट्रेजेक्ट्री पब्लिश की गई। 11 जून तक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने इनिशियल एस्टिमेट्स को हटा के ये बता दिया था कि भाई ये पर्टिकुलर साइक्लोन बाईपास नहीं करेगा इंडिया को, सौराष्ट्र में लैंड कर सकता है। इसने सौराष्ट्र में लैंड किया। वेरी सीवियर कैटेगरी का साइक्लोन था, विंड स्पीड 115 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा थी। 4 दिन का लीड टाइम मिला यहाँ पे गुजरात में अथॉरिटीज़ को चीज़ों को इवैक्यूएट करने के लिए, समझाने के लिए। 1 लाख लोगों को शेल्टर्स में मूव किया गया। 30 सेंट्रल और स्टेट डिजास्टर रिलीफ टीम्स स्टैंड बाई पे थी। बहुत सारी ट्रेन्स कैंसिल हुई। फिशरमैन को एडवांस वार्निंग मिली साइक्लोन्स की, तो उनको सी से हटाया गया। 1092 विलेजेस में आउटेजेस, 5120 इलेक्ट्रिसिटी पोल्स उखड़ गए, 186 ट्रांसफार्मर्स बर्बाद हो गए, 2520 फीडर सौराष्ट्र कच्छ रीजन में इलेक्ट्रिसिटी के बिल्कुल बर्बाद हो गए, लेकिन जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, बट एक निगेटिव न्यूज़ भी है। देखिए, इंडिया के अंदर
जो हमारी एस्टिमेशन कैपेबिलिटी है, इससे हम ये पता कर सकते हैं 36 से 60 घंटे पहले कि हाँ भाई साइक्लोन आने वाला है। अब हर बार आप साइक्लोन के समय पे लोगों को उठा के कहीं और लेके जाओ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो इलाके साइक्लोन प्रो हैं वहां पे एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। वो घर ही शेल्टर्स की तरह काम करें साइक्लोन के इंपैक्ट के अगेंस्ट, ये कैपेबिलिटी आपको बनाने की जरूरत है। कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नेचर होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। कम्युनिकेशन नेटवर्क स्ट्रांग होने चाहिए। यहाँ बहुत इनएफिशिएंट है भैया, इलेक्ट्रिसिटी के पोल उखड़ जाते हैं, इतनी तेज हवाएं चलती हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ओवरऑल इन साइक्लोन्स के इंपैक्ट को झेल पाए। तब लॉन्ग टर्म में हम सस्टेनेबली इन साइक्लोन्स के साथ लड़ पाएंगे। क्योंकि देखिए बात ये है, ये साइक्लोन्स तो आगे आएंगे। 1998 में जो साइक्लोन आया था गुजरात में, उसमें 3000 लोगों की मौत हुई थी। तो ऑब्वियस सी बात है हम उस एरा में नहीं है। अब हम उस एरा से काफी इंप्रूव हो चुके हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में अरेबियन सी की वार्मिंग के साथ ऑब्वियस सी बात है साइक्लोन्स की जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी। तो इस इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी से लड़ने के लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन को फॉलो करते हुए ऐसे परमिसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जो कि शोर लाइन से सेफ डिस्टेंसेस पे हो, वो साइक्लोन के इंपैक्ट को झेल सके। कोस्टल इनहेबिटेंट्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए, नेचुरल बल्वर्क्स बनाए जाए जैसे कि मैनग्रोव्स, रेजिलियंस इंप्रूव किया जाए, और ये सब लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी को ध्यान में रख के किया जाए, ना कि सिर्फ तब एग्जीक्यूट किया जाए जब साइक्लोन हमारे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाए। फिर आखिरी आर्टिकल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्लाइमेट लीडरशिप। ये आर्टिकल मोहम्मद नशीद जो कि मालदीवियन पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, और शेख हसीना जो कि प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, दोनों ने मिलकर लिखा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे नशीद साहब और शेख हसीना जी? देखिए हो ये रहा है अभी रिसेंटली COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, इसके प्रेसिडेंट डेजिग्नेट हैं मिनिस्टर सुल्तान अल जबेर। ये UAE के हैं। UAE के अंदर हो रही है COP 28 और मिनिस्टर डेजिग्नेट हैं UAE के सुल्तान अल जबेर। अब US और यूरोपियन पार्लियामेंट सुल्तान अल जबेर की लीडरशिप को अपोज कर रही। क्यों? क्योंकि सुल्तान अल जबेर CEO हैं अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के। तो एक ऑयल कंपनी का CEO एक क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन का हेड बने, ये अपने आप में थोड़ा आप कह लो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे बांग्लादेश और मालदीव्स के रिप्रेजेंटेटिव क्या बोल रहे हैं? इनका ये बोलना है कि देखिए बांग्लादेश, मालदीव्स और उसके साथ क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम की जो टोटल 58 कंट्रीज हैं, ये मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज हैं। यहाँ पे 150 करोड़ दुनिया के सबसे गरीब लोग रहते हैं और ये सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं क्लाइमेट चैलेंज से। ओके, इन कंट्रीज को पिछले 2 डेकेड्स में $500 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है। अब इस जर्नी में हम जब बात करते हैं क्लीन एनर्जी फ्यूचर की, तो भैया फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट इकोनॉमीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। UAE एक फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट इकोनॉमी है। अब इसके जो मिनिस्टर है सुल्तान अल जबेर जो कि अबू धाबी ऑयल कंपनी के हेड हैं, वो एक्चुअली में माजदार के भी हेड है। माजदार एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किए हैं सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स में। फिर UAE का जो 12 का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जिसको रिसेंटली ओपन किया गया, ये 6 गीगावाट क्लीन पावर पैदा करता है। माजदार और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने मिलकर 2030 तक ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 3 गुना करने की बात की है। तो भले ही सुल्तान अल जबेर एक फॉसिल फ्यूल कंपनी अबू धाबी नेशनल कंपनी के हेड हो, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो रिन्यूएबल एनर्जी को फैलाने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि COP 28 को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनेंस, पैसा। फिर चाहे आप क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान्स की बात करो, जैसे कि मुजीब क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान बांग्लादेश में चल रहा है, जिसमें टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लाई जाएगी बांग्लादेश के अंदर क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब ये फाइनेंस कहां से आएगा? ये डेवलप्ड कंट्रीज से आएगा, ये अमीर कंट्रीज से आएगा। UAE वन ऑफ दोज अमीर कंट्रीज है। माजदार वन ऑफ दोज कंपनीज हैं जो कि इन पर्टिकुलर फील्ड्स में चेंजेस लेके आ सकती हैं। इसीलिए यहाँ पे शेख हसीना और मोहम्मद नशीद वेस्टर्न कंट्रीज से बोल रहे हैं कि आप सुल्तान अल जबेर को इस प्रकार से बॉयकॉट मत करवाइए, क्योंकि सुल्तान अल जबेर जैसे लोग लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर अनसस्टेनेबल अमाउंट्स ऑफ डेप्ट हैं, इतने डेप्ट हैं कि वो अनपेलेबल हो जाते हैं। तो ऐसे समय पे उनको दुनिया भर से मदद की जरूरत है क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट में, क्लाइमेट एडेप्टेशन में, और क्लाइमेट एडेप्टेशन में सुल्तान अल जबेर जैसे लोग और UAE जैसी कंट्रीज मदद कर सकती हैं। इसलिए अगर COP 28 को सुल्तान अल जबेर लीड कर रहे हैं तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को यहां पे अपोज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट इनको फुल पार्टिसिपेशन करना चाहिए, UAE के साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए टारगेट यहां पे ये होना चाहिए कि जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इसको अबू धाबी क्लीन एनर्जी और ग्रिड कंपनी में बदला जाए 2030 तक। एक ग्लोबल फाइनेंशियल रिफॉर्म लेके आया जाए जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम मदद करे।
एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाए जिसको पिछले साल शर्म अल शेख में डिक्लेयर किया गया था, ताकि एम्प्टी बैंक अकाउंट्स में पैसा डाला जा सके। ये पैसा फॉसिल फ्यूल की कंपनीज के द्वारा डाला जा सकता है ताकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के एम्स को लॉन्गर टर्म में फुलफिल किया जा सके। उसके लिए यूएई जैसी कंट्रीज और सुल्तान अल जबेर जैसे लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इनको बॉयकॉट करके काम नहीं चलेगा, इनके साथ इंगेज करने की जरूरत है। ऐसा बांग्लादेश और मोहम्मद नशीद साहब बोल रहे हैं। अपने आप में आप कह लो कि पैसे वालों की हर जगह चलती वही वाली बात होगी, लेकिन ठीक है, जो व्यू पॉइंट दिए जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर शेयर करें। दोस्तों मैं बता दूं, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन मेरी वेबसाइट पे कोर्स लॉन्च हो चुका है। कोर्स काफी अफोर्डेबल है, पूरे साल आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। 24 नवंबर 2024 तक ये कोर्स एक्टिव रहेगा। ठीक है, इस कोर्स में प्रीलिम्स टिडबिट्स, आपके मेंस के टिडबिट्स, मेन के डिटेल्ड टॉपिक्स और उसके साथ साथ थीम बेस्ड टॉपिक्स लेके आए जाएंगे। इनको कंटेम्प्रेरी स्टैटिक टॉपिक्स के साथ मिला के स्टैटिक टॉपिक्स की भी कवरेज दी जाएगी। ओवरऑल एक बहुत ही होलिस्टिक मेंटरशिप लॉन्ग टर्म कोर्स में आपके लिए लेके आया हूं, और जो कास्ट है वो काफी अफोर्डेबल है, क्योंकि पूरे 1.5 साल का कमिटमेंट है। सो इफ यू वांट, ये को एंजॉय फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन या वेबसाइट एक बार चेकआउट